मित्रों, जीएस इस संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक संसदीय समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, संसदीय समितियां का गठन कब हुआ, क्यों हुआ और इनका कार्य क्या है। बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। संसदीय समितियों में आज के लेक्चर में मित्रों हम वित्तीय समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे कि ये वित्तीय समितियां कितने प्रकार की होती हैं। तो अगर इनकी बात की जाए सिर्फ वित्तीय समितियों की, तो यह होता है, नंबर एक होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति होती है मित्रों, बड़ी ही महत्वपूर्ण यह समिति है, लोक लेखा समिति। दूसरा होता है अनुमान समिति। अनुमान समिति। व तीसरा है मित्रों लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति। तो इन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि यह समितियां जो गठित की गई हैं इनका कार्य क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लोक लेखा समिति के बारे में जानते हैं। मुझे विश्वास है मित्रों कि आज के बाद दोबारा आपको इन समितियों को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लोक लेखा समिति, सर्वप्रथम तो हम यह जान लेते हैं कि लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। या थोड़ा सा और इनको जानने के लिए हम यह जान लेते हैं कि इस समिति का गठन कब किया गया और क्यों किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत सर्वप्रथम 1921 में इसका गठन किया गया। इसका गठन किया गया तथा इस समिति का काम क्या होगा। तो इस समिति का काम यह है मित्रों कि जो भी वर्ष भर का ऑडिटिंग कैग भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिया जाता है, उसे राष्ट्रपति संसद की पटल पर रखते हैं और संसद की पटल पर रखने के बाद उस पर बहस होती है तथा उसके बाद उसकी जांच यह लोक लेखा समिति करती है। तो जो यह लोक लेखा समिति है इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 22 होती है। 15 लोकसभा सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य इसमें होते हैं। तो टोटल लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है मित्रों। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या 15 लोकसभा व 7 राज्यसभा। 15 लोकसभा व 7 सदस्य जो होते हैं यह राज्यसभा के होते हैं। 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। मुख्य रूप से अगर थोड़ा सा और बैक में जाएं और अच्छे से समझने के लिए हम कि लोक लेखा अर्थात इन विभिन्न समितियों का गठन क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि हमारी जो संसद की व्यवस्था है अर्थात कि संसद ने एक ऐसी व्यवस्था किया कि जैसे जो सरकारें हैं वह निरंकुश ना हो, जिस भी पार्टी की सरकार हो उस पर अंकुश स्थापित रहे, इसलिए इन विभिन्न समितियों का गठन किया गया। अर्थात जो भी जनता का पैसा निकाला जाएगा, जिस मद में लगाया जाएगा, उसका सही उपयोग हुआ है कि नहीं हुआ है, इसके बारे में वार्षिक रिपोर्ट देंगी यह समितियां।
उसके बारे में यह समितियां वार्षिक रिपोर्ट देंगी। ये बड़ा ही भारतीय संविधान बड़ा ही गहन और बड़ा ही सुंदर सा संविधान है दोस्तों, क्योंकि देखिए लोक लेखा समिति में 22 जो सदस्य होते हैं, इसमें जो इनका अध्यक्ष होता है वह जिसकी सरकार है उसका अध्यक्ष नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का अध्यक्ष होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? सदैव विपक्ष का नेता होता है, अर्थात विपक्ष का कोई भी सांसद इसका अध्यक्ष नामित किया जाएगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। किंतु जिसकी सरकार है उसके सांसद इस लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नामित नहीं किए जाएंगे। तो यह भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता है मित्रों। भारतीय संविधान की यह एक बहुत बड़ी विशेषता है। हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि दोस्तों कि जो यह समितियां हैं इनको भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया? तो भारतीय संविधान में इनको इंग्लैंड से लिया गया, तथा लोक लेखा समिति का अध्यक्ष हमेशा विपक्ष का नेता होता है। इसमें जो विभिन्न समितियां हैं, यदि अनुमान समिति जिसे हम प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, तो प्राक्कलन समिति को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी समितियां हैं सब में जो अनुपात चलता है मित्रों, जो अनुपात चलता है वह 2:1 का चलता है। अर्थात 15 सदस्य लोकसभा के व 7 सदस्य राज्यसभा के, इस हिसाब से अनुपात चलता है। कुछ समितियां और हैं जिसमें 20 सदस्य लोकसभा की व 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे, तो यह अनुपात सिस्टम चलता है। चलिए अब हम लोक लेखा समिति के बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन कर लेते हैं, डिटेल में जान लेते हैं। तो लोक लेखा समिति का कार्य क्या है? लोक लेखा समिति का कार्य है दोस्तों कि कैग द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट की जांच करना। कैग द्वारा प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट की जांच करना। कैग जो रिपोर्ट देते हैं, कैग अपना वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को देंगे, राष्ट्रपति उसे संसद की पटल पर रखवाएंगे, तथा उसके बाद लोक लेखा समिति अर्थात पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी इंग्लिश में इसे कहते हैं, तथा शॉर्ट में इसको कहा जाता है PAC। शॉर्ट में मित्रों इसको PAC कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है इसका कार्य क्या होता है? कैग का रिपोर्ट को जांच करना, तथा अगर थोड़ा सा और हम इसके बारे में जाने तो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है यह कितने समय तक कार्य करती है? तो इनका जो कार्य है, जो इनकी नियुक्ति होती इनका चयन होता है वह 1 वर्ष के लिए होता है। लोक लेखा समिति का जो कार्य होता है वह 1 वर्षों का होता है। वह अब इनका चुनाव की बात की जाए तो इनका चुनाव कैसे किया जाता है? तो यहाँ पर आनुपातिक पद्धति चलती है मित्रों, एकल संक्रमणी आनुपातिक पद्धति चलती है। अर्थात जैसे कि मान लीजिए इस समय भाजपा गवर्नमेंट में है, उसकी हुआ है 272, 545 में 272, अर्थात यह 50% जो है सीटों को इन्होंने लाया है, 50% से अधिक सीटों को लाया है। तो जो इनके लोकसभा सदस्य होंगे वह कितने होंगे? 8 सदस्य होंगे। तथा उसके बाद जो विभिन्न पार्टियां हैं, जैसे मान लीजिए सपा ने यहाँ पर लाया है 30% सीट को, तो उसी अनुपात में इनके सदस्यों की संख्या क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसी प्रकार से लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के सांसद को लिया जाता है।
चयनित किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और आता है मित्रों, बड़ा ही खूबसूरत सा प्रश्न आता है यहाँ पर कि जो यह सांसद इसमें चयनित हैं, क्या वह मंत्री का पद धारण कर सकते हैं? तो नहीं धारण कर सकते हैं। अर्थात कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं होगा। यदि वह इसके बाद सदस्यता को लेने के बाद यदि मंत्रालय में नियुक्त भी हो जाता है, मंत्री पद उसे दे भी दिया जाता है, तो उसी के तत्काल बाद से उनका पद यहाँ पर रिक्त समझा जाएगा। तो कोई भी मंत्री लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं हो सकता है तथा इस समिति का अध्यक्ष विपक्ष का नेता होगा। यह हो गई लोक लेखा समिति के बारे में। अब हम देख लेते हैं मित्रों अनुमान समिति के बारे में। अनुमान समिति, जिसे हम प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, तो यह प्राक्कलन समिति जो है, जिसे हम एस्टीमेट कमेटी कहते हैं, शॉर्ट में हम इसको क्या कहते हैं, ईसी, एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी। अब इनके हम सदस्य संख्या की बात करें तो मित्रों यहाँ पर सदस्य संख्या जो होती है वह 30 होती है। सदस्य संख्या जो होती है वह 30 सदस्य संख्या होती है। और सारे के सारे सदस्य कहाँ से होंगे, तो लोकसभा से होंगे। सारे के सारे सदस्य मित्रों इनके लोकसभा से होते हैं। क्यों होते हैं लोकसभा के सदस्य? क्योंकि यहाँ पर अनुमान समिति अर्थात जो वार्षिक बजट पेश किया जाता है, तो बजट को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जाता है, किंतु वह वास्तविकता से परे न हो, तो यह समिति इसका अनुमान लगाती है। यह समिति इसका अनुमान लगाती है। तो इसीलिए इसमें, क्योंकि यह जनता का धन होता है और जनता के अनुयायी, कहने का मतलब यहाँ पे ये आप समझ सकते हैं कि जनता का प्रतिनिधित्व कहाँ पर होता है, तो सदैव लोकसभा में होता है। जनता कहाँ पे बैठी होती है, तो लोकसभा में बैठी होती है। इसलिए इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकसभा को। तो इसीलिए क्योंकि जनता का पैसा है और जनता को ही जो है इस पर ऑडिटिंग करनी है, तो इसलिए यहाँ पर राज्यसभा से कोई मतलब नहीं होता है। तो सारे के सारे जो 30 सदस्य होंगे वह लोकसभा के सदस्य होंगे। इसमें जो अध्यक्ष नामित होंगे वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किसी को भी नामित किया जाएगा। अब चुनाव की बात यहाँ पर की जाए तो मित्रों यही सिस्टम लागू होगा, जिसका जितना अनुपात होगा, जितनी सीटें होंगी, उसी अनुपात में उस पार्टी का सदस्य इस समिति का सदस्य नियुक्त किया जाएगा, बनाया जाएगा। तो यहाँ पर भी वही, यहाँ पर 2:1 का अनुपात नहीं चलता है प्राक्कलन समिति में। अब कार्य की बात की जाए तो बजट की अनुमान लगाना, वह जो कार्य इनके द्वारा किया जाता है तो बजट के रूप में, तो उसको कितना व्यवस्थित ढंग से, कितना कम पैसे में कार्य को अच्छे ढंग से किया जाए, इसकी वार्षिक रिपोर्ट यह पेश करते हैं, इसकी वार्षिक रिपोर्ट यह देते हैं। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है मित्रों कि लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है। लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, तथा उसी प्रकार से कैग को लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक, मार्ग प्रदर्शक, आंख कान नाक
भी कहा जाता है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक, आंख कान नाक भी कहा जाता है। परीक्षा में कई बार पूछा गया। तो यह हो गई आपकी प्राक्कलन समिति। यहाँ पर एक प्रश्न, बड़ा ही खूबसूरत सा प्रश्न बनता है मित्रों, परीक्षा में पूछा गया यूपीपीएससी में कि वित्तीय समितियां कौन कौन सी है। ऑप्शन दे देगा आपको लोक लेखा अनुमान, या फिर एक समिति कोई दे देगा लोक लेखा समिति, सलाहकार समिति, और उसके बाद दे देगा तदर्थ समिति। तो लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, ये तीनों समितियां वित्तीय समितियां हैं। ये तीनों समितियां वित्तीय समितियां हैं। इसके अतिरिक्त भी मित्रों बहुत से समितियां हैं। सलाहकार समिति, अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति समिति, व विभागीय समिति, तदर्थ समिति। तो विभिन्न प्रकार की समितियां हैं जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और किंतु इस लेक्चर में हम वित्तीय समितियों के बारे में संपूर्ण अध्ययन कर लेंगे, ताकि जो भी प्रश्न यहाँ से आए आपका गलत ना हो। और मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि आज के बाद से यह जटिल चैप्टर आसानी से आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अनुमान समिति या प्राक्कलन समिति के बारे में आपने समझ लिया। अब हम देखते हैं मित्रों लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति लोक लेखा समिति की ही तरह है, किंतु इसका कार्य थोड़ा सा अलग है। लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या 22 होती है। सदस्यों की संख्या 22 होती है। 15 लोकसभा के व 7 राज्यसभा के, तथा अनुपात की बात की जाए तो 2:1 का अनुपात चलता है लोकसभा और राज्यसभा में। तथा यहाँ पर जो अध्यक्ष, इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वह लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इससे स्पष्ट है कि अध्यक्ष सदैव लोकसभा का ही बनेगा, राज्यसभा का नहीं बनेगा। तथा अब इनके समय के बारे में, तो यह तीनों की तीनों समितियां 1 वर्ष तक ही कार्य करेंगी। तीनों की तीनों समितियां, तीनों वित्तीय समितियां सिर्फ 1 वर्ष तक कार्य करेंगी। सदस्यों का चुनाव का बात किया जाए तो सदस्यों का चुनाव इसी बेस पर होगा कि जिस पार्टी की जितनी सीटें आई रहेंगी उसी के अनुपात में यहाँ पर उसको स्थान मिलेगा, कि उनके सदस्य, उतने सदस्य यहाँ लोक उपक्रम समिति में रहेंगे। तथा एक बात और मित्रों, लोक उपक्रम समिति का गठन कब किया गया? तो 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर, 1964 में कृष्णा मेनन समिति की सिफारिश पर इस समिति का गठन किया गया, जिसे हम कमिटी ऑन पब्लिक अकाउंट 60 में इसे हम पीओपी कहते हैं। तो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग कह लीजिए यहाँ पर, तो कमिटी ऑफ अंडरटेकिंग, कमिटी ऑफ यूनिट अंडरटेकिंग, कमिटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, पीओपीयू इसे 60 में कहते हैं। यहाँ पर इस समिति के गठन के बारे में हमने चर्चा नहीं किया था। तो इस समिति का गठन, लोक उपक्रम समिति का गठन 1950 में किया गया था, जबकि इस समिति का गठन 1964 में किया गया था, तथा इस समिति का गठन 1921 में किया गया था। तो यहाँ पर 60 में जान लीजिए, 1921 में लोक लेखा समिति का गठन, 1950 में अनुमान या प्राक्कलन समिति का गठन, तथा 1964 में लोक उपक्रम समिति का गठन। अब इस समिति के कार्य के बारे में हम जान लेते हैं।
जैसे इस समिति का कार्य जो वार्षिक बजट था उसके बारे में था, तथा इस समिति का कार्य की बात की जाए तो गवर्नमेंट अर्ध सरकारी कंपनियों को बहुत बड़ा बजट देती है, बहुत बड़ा पैसा देती है, जिससे कि जो उसमें लोगों को रोजगार मिल सके, विभिन्न सरकारी या अर्ध सरकारी कंपनियों में लोगों को रोजगार मिल सके। तो उनकी जो वार्षिक खर्च का आय व्यय का ब्यौरा होता है, वार्षिक डाटा एडिटिंग होती है, उसके बारे में लोक लेखा समिति कार्य करती है। फॉर एग्जाम्पल एयर इंडिया, HCL, जो भी सरकारी अर्ध सरकारी कंपनियां हैं, उनके बारे में उनका वार्षिक लेखा जोखा खर्च करने का किस मद में कितना पैसा खर्च किया गया है, उसकी ऑडिटिंग की जांच करती है लोक लेखा समिति। तथा लोक लेखा प्राक्कलन व लोक उपक्रम समितियां, तीनों की तीनों समितियां वित्तीय समितियां हैं। तो इस लेक्चर में बस इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट लेक्चर में हम विभागीय समिति, सहकारी समिति, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात समिति तथा तदर समितियों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वित्तीय समितियां तो स्थायी समितियां होती हैं, उसी प्रकार से अस्थायी समितियां भी हैं, तथा अस्थायी समितियों का गठन कुछ समय के लिए किया जाता है तथा कुछ विशेष कार्यों के लिए किया जाता है। तो अगले लेक्चर में हम अस्थायी समितियों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुख्यतः वित्तीय समितियों से ही प्रायः परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तो कम से कम 1 से 2 बार इस वीडियो को आप अवश्य देखिए, जिससे यहाँ से आने वाला परीक्षा में क्वेश्चन आपका ना छूट कर जाने पाए। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो मित्रों तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।